आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विथ द पॉपुलेशन विच इज़ बैक पेन। उसके बारे में हम या कमर दर्द, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। जो कमर दर्द या बैक पेन होता है, ये बहुत ही कॉमन होता है लोग पॉपुलेशन में। नॉर्मली 20 साल के बाद स्टार्ट होता है, 20 से 30 साल के बाद के टाइम में फर्स्ट टाइम होता है। कभी कभार एल्डरली में भी होता है, कभी कभार बच्चों में भी होता है, बट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। जैसे कि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत बड़ा बैग लेके जाते हैं, उसके कारण भी लोगों को बैक पेन की पेन होता है। बच्चों में पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं बैक पेन के कारण। बट मोस्टली मिडिल एज में 20 साल के बाद जो हमारा एक्टिव ग्रुप होता है, जो ड्राइव करता है, जो वर्क काम करता है, जो जिमिंग करता है, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, वो 20 से 30 ईयर वाले फेज में फर्स्ट टाइम बैक पेन होता है। जिसको मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है पोस्चरल बैक पेन या मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं हम लोग उसको। मैकेनिकल मतलब जो हमारा बॉडी है, इट्स लाइक अ मशीन। तो उसके कारण हमारा जो बैक बना हुआ है उसमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जैसे ऐसा बना हुआ है। उसके साथ मसल और मांसपेशी वगैरह होता है, और उसके साथ साथ लिगामेंट वगैरह भी होता है। जो हड्डियां होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके दो हड्डियों के बीच एक डिस्क या सॉसर टाइप का मटेरियल होता है। जो बच्चे सॉसर खेलते हैं ना, उसके साइज का मटेरियल होता है, उसको डिस्क बोलते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर मैकेनिकल बैक पेन होता है, उसका मेन रीज़न है हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो गया, या मसल स्प्रेन हो गया, या अबनॉर्मल पोस्चर की वजह से आपको बैक में स्प्रेन हो गया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है बैक पेन का। सेकेंड कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन। इंडिया, हम लोग को पता है, ये बहुत ही क्राउडेड और पॉपुलेटेड कंट्री है। नॉर्मली ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो इन्फेक्शन होता है, जो स्पाइन के रीढ़ के हड्डी में भी होता है। नॉर्मली ये फेफड़े में होता है, बट बैक में भी हो सकता है। बोन की टीबी और स्पाइन की टीबी हम उसको बोलते हैं। उसके कारण बैक पेन सीवियर होता है, और उसमें लोगों को बैक में ही मैक्सिमम पेन होता है। जब वो सुबह उठते हैं बेड से या इवनिंग को टाइम में, उनको ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत पेन किलर से आराम मिलता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम ट्यूबरकुलोसिस से कर सकते हैं। वन ऑफ अदर कॉज ऑफ बैक पेन इज डिस्कोजेनिक बैक पेन, जो कॉमनली एक्टिव पॉपुलेशन में पाया जाता है। उसका कारण है डिस्क, जो दो हड्डी के बीच जो डिस्क होता है वो बल्ज कर जाता है। उसको कॉमनली सियाटिका, डिस्क बल्ज, ये सब नाम देते हैं लोग। तो उसके कारण क्या होता है ना, जो डिस्क होता है वो एक निकल के नर्व को कंप्रेस कर देता है। ये देखिए आप, ये नॉर्मल डिस्क होता है, हड्डी के बीच डिस्क होता है। तो ये डिस्क क्या होता है ना, ऐसे बल्ज कर जाता है। जैसे आप इस तरफ देख रहे हैं ना, बल्ज हुआ हुआ है। तो ये डिस्क बल्ज करके एक नर्व को कंप्रेस करता है। ये नर्व को कंप्रेस करता है। जैसे ये नर्व जब कंप्रेस होता है, तो ये नर्व एक बहुत लंबी नर्व होती है, ये कमर से लेके पैरों तक जाती है। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं, सर ये हमें बैक पेन तो कुछ हो नहीं रहा है, खाली पैरों में पेन हो रहा है। तो उसका मतलब ये है, ये डिस्क यहाँ कंप्रेस हुआ है, और उसके कारण ये नर्व जहाँ जहाँ जा रही है, जैसे कि ये एंकल तक भी जाती है, तो उस एंकल तक पेन होता है। तो ये नॉर्मल लेवल होते हैं, L4-5, L5-S1, L3-4। तो जिस लेवल में प्रॉब्लम होता है, उस जगह पे पैरों में पेन होता है। सपोज L3-4 में कंप्रेशन हुआ तो लोगों को थाई में पेन होना शुरू होता है। अगर L4-5 में पेन हुआ तो कमर से लेके घुटनों तक पेन होता है। अगर इससे नीचे हुआ तो एंकल तक, एड़ियाँ तक पेन जाता है। तो ये L5-S1, ये L4-5, ये L3-4, ये कॉमन कॉजेस होते हैं डिस्कोजेनिक बैक पेन का। उसके अलावा और एक कॉज होता है, सपोज स्पाइनल कॉर्ड में आपको ट्यूमर हो गया। ये नर्व की ट्यूमर कभी कभार होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। उसके कारण क्या होता है, उसमें रेडिएशन पेन होता है लोगों को। जैसे सियाटिका टाइप प्रॉब्लम्स होता है, उसमें ट्यूमर डिटेक्ट हो जाता है। और एक कारण होता है, वो है फ्रैक्चर पास इंटरआर्टिकुलरिस। जो ये बोन्स होते हैं, कभी कभार ना, स्पेशली इट इज सीन इन यंग पीपल, जो बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बहुत टाइम बैठे रहते हैं या बहुत टाइम झुक के काम करते हैं। उसके कारण ये क्या होता है ना, ये L5-S1 और L4-5 के अंदर जो पास इंटरआर्टिकुलरिस बोलते हैं, ये हड्डी का एक पार्ट होता है। ये वाला हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये लिस्थेसिस हो जाता है, हड्डी आगे पीछे हो जाती है। तो अगर हड्डी आगे पीछे हो जाती है ना, उसके कारण क्या होता है ना, पेन होना जनरेट होता है। मॉर्निंग में हम लोग जब उठते हैं बेड से, तो बहुत ज़्यादा स्पैज़म होता है बैक में। जब कुछ देर चलना शुरू करते हैं, उसके बाद स्पैज़म कम हो जाता है। तो ये टिपिकल फीचर रहता है। ये उनको प्रॉब्लम खाली होता है अगर नीचे बैठ के उठते हैं, या बेड से उठते हैं, या चेयर से उठते हैं, तभी पेन होता है। उसके बाद कुछ देर चलने के बाद पेन थोड़ा कम हो जाता है। ग्रेजुअली विद टाइम ये क्या होता है ना, लिस्थेसिस का जो हड्डी का सरकना वो ज़्यादा बढ़ जाता है।
उसके कारण पेन नॉर्मली उसके टाइम में चलने में भी शुरू हो जाता है। डीजेनरेटिव बैक पेन मतलब जो एल्डरली पेशेंट में एबव 40 या 50 के ऊपर जो बैक पेन होता है उसको डीजेनरेटिव बैक पेन का बोलते हैं। यू नो इंडिया इज अ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वेजिटेरियन, तो मोस्टली नॉर्मल क्या होता है ना, डाइट में हम लोग वी टेक लेस ऑफ कैल्शियम नॉर्मली, और कुछ लोग जो भी फूड का रिलेशन होता है उसके कारण वो कभी कभार दे अवॉइड लीफी वेजिटेबल्स, इतना टाइम से दूध की मात्रा कम रहता है फूड में, छेना या पनीर का मात्रा भी कम रहता है फूड में, तो उसके कारण क्या होता है ना, हड्डियां नरम हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, जो ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम है। मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन कम हो जाता है, उसके कारण होता है क्या, हड्डियां ऐसे गलने लगती है और वो श्रिंक हो जाता है, तो जो दो हड्डी के बीच जो गैप होता है वो कम होने लगता है। और एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, हड्डी जब नरम होने लगती है तो ये जो कैनाल होती है जिसमें हड्डी चलती है वो कैनाल के स्पाइनल कैनाल, उसको जो बोलते हैं कि स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है, उसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, पेशेंट विल से कि पहले तो हम लोग बहुत चलते थे, मैं तो मार्केट तक भी चला जाता था, बाहर भी मार्केट में बहुत शॉपिंग वॉपिंग करता था, बट आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं घर से बाहर निकलते ही मेरे को पेन शुरू होता है बैक में। थोड़ा बहुत चलता हूँ तो कुछ पेन नहीं होता है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस चलना शुरू करता हूँ तो मेरे को पेन होना शुरू हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो टीम में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग में कुछ टाइम चलने के बाद वो बताएंगे कि मेरा टीम तो आगे चला जा रहा है, मेरे को बैठना पड़ता है, कुछ देर के बाद मेरे को नहीं बैठूं तो मेरे को पूरा पेन शुरू हो जाता है और लगता है कि मेरे आई हैव लॉस्ट माई लेग्स, और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बैठने से पेन कम हो जाता है। ये दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस, बिकॉज जो ब्लड सप्लाई होती है कैनाल को वो बिकॉज ऑफ स्टेनोसिस कम हो जाता है। तो व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग अप, वॉक करना शुरू करते हैं तो ब्लड सप्लाई अगर लेग को बहुत ज़्यादा चला जाता है तो उस स्पाइनल कॉर्ड में पेन शुरू हो जाता है। जब आप बैठते हो तो आपका पेन कम हो जाता है। कभी कभार हम लोग देखते हैं लोग ऐसे चलते हैं, बेंट होके चलते हैं, तो बेंट होके जो चलते हैं तो उसके वजह से स्पाइनल डायमीटर में चेंजेस आता है। तो नॉर्मली कैनाल स्टेनोसिस में लोग बेंड होना पसंद करते हैं, क्योंकि बेंड होने से वो स्पाइनल कैनाल का डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है और उनका चलना थोड़ा बेटर हो जाता है। तो अगर कोई एल्डरली है और थोड़ा बेंड होके चल रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं थोड़ा कुछ देर चलने के बाद पेन मेरा बढ़ जाता है, पैरों में जैसे लगता है सूनापन आ जाता है, तो दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है जो प्रिवेंशन के लिए, वो होता है पोस्चर, कि पोस्चर ही हम लोगों का सबसे खराब कॉज होता है बैक पेन का। हम लोग बहुत टाइम, आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोविड के वजह से, लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत टाइम में कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, बिकॉज सेडेंटरी हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण लोग क्या करते हैं, स्लाउच होके बैठते हैं। स्लाउच मतलब ऐसे रिलैक्सिंग पोजिशन में बेंट होके बैठते हैं। तो उससे क्या होता है ना, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का ओरिएंटेशन है, ये देख दिस इज अ लंबर स्पाइन और बैक स्पाइन, उसमें क्या होता है ना, ओरिएंटेशन ऐसा रहता है, बट नॉर्मली व्हेन यू बेंड ये ऐसे हो जाता है। ऐसे होने के कारण ये जो डिस्क होता है दो हड्डी के बीच, इस डिस्क में प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण ये डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो सकता है, और स्प्रेन भी बैक में होता है और बैक कोर मसल का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। दूसरा रीजन है, यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। रेगुलर एक्सरसाइजेस के कारण क्या होगा ना, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है बैक की, बैक मसल, जो ये बैक मसल ये टेंट के तरह, टेंट जैसे होता है वैसे स्ट्रेंथ मसल इसको सपोर्ट करता है। तो आप जितना मसल, कोर मसल को आप डेवलप करोगे तो बैक पेन की प्रॉब्लम कम होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी बैक बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो बोन पे लेस डिपेंडेंट रहता है। तो आपका अगर बहुत ज़्यादा कोर मसल स्ट्रांग रहेगा तो आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा, तो उसके कारण बैक पेन भी कम होगा। थर्ड कॉमन कॉजेस, अगर आप जिमिंग वगैरह करते हो या बहुत टाइम ड्राइव वगैरह में करते हो, मार्केटिंग जॉब में हो, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ड्राइव करने जाना है, तो आप प्रॉपर पोस्चर पे ड्राइव करो। अगर आप जिमिंग करते हो तो आप जब लिफ्ट्स वगैरह करते हो तो यू मेंटेन योर पोस्चर, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लिफ्ट वगैरह अगर बेंट होके एबनॉर्मल पोस्चर में करोगे तो आपको बैक पेन या नेक पेन दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत कम लोगों को बैक पेन, नेक पेन होता है जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद। अनदर थिंग इज मेंटेन योर डाइट। डाइट में इट हैज़ टू बी कैल्शियम रिच, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा आपको रखना पड़ेगा डाइट में, सो दैट आपकी बोन स्ट्रांग होगा, ऑस्टियोपोरोसिस आप बहुत टाइम तक अवॉइड कर सकते हो।
तो आपको डाइट में लीफी वेजिटेबल लेना है, मिनरल्स, मल्टीविटामिन वगैरह लेना है, तो आपका मसल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह रहेगा। अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर योर मसल एंड लिगामेंट्स, कि आपकी मसल बहुत वीक हो जाता है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है उसमें, और बोन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो उसको आप प्रिवेंट करो। अगर इन सब प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के बाद भी बैक पेन रहता है और बैक पेन बहुत टाइम के लिए रहता है, तो उसको हम क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं। क्रॉनिक बैक पेन मतलब बहुत टाइम से पेन हो रहा है और कम ही नहीं हो रहा है, आप मेडिसिन ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट पेन कम ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये बैक पेन जो एक्यूट बैक पेन था अभी क्रॉनिक बैक पेन में कन्वर्ट हो गया है। तो क्रॉनिक बैक पेन नीड्स अटेंशन ऑफ ए डॉक्टर, कि अगर कोई भी फिजिशियन हो और न्यूरोसर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, आपको कंसल्ट करना चाहिए अगर आपका बैक पेन क्रॉनिक फॉर्म में चला गया है। क्रॉनिक फॉर्म में चला गया मतलब हर दिन बैक पेन होता है, आपको मंथ में 3 बार छुट्टी लेना पड़ता है ऑफिस से, बिकॉज यू कैनॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ सीवियर बैक पेन। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना सब कुछ ट्राई कर लिया, बैक पेन नहीं हो पा रहा है, तो दिस आर क्रॉनिक बैक पेन। तो क्रॉनिक बैक पेन को इलाज की जरूरत होती है। अगर आपका बैक पेन बहुत टाइम से है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डू इज एन एक्सरे एंड एन एमआरआई। तो एमआरआई में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी डिस्क, नर्व की कंडीशंस और आपकी लिगामेंट्स की कंडीशन, सारा कुछ पता चल जाता है, तो उसके कारण यू कैन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। एक्सरे करके वी कैन नो अबाउट द गैप बिटवीन द टू वर्टिब्रल बॉडीज, एंड उसमें फ्रैक्चर है या कुछ है वो भी पता चल जाए। तो दीज आर टू इन्वेस्टिगेशन, वन इज डायनामिक एक्सरे जिसमें आप झुक के और एक्सटेंड करके एक एक्सरे लेते हो, और दूसरा चीज एमआरआई करके आप नर्व के बारे में बात करते हो कि कैसा है नर्व, कोई डिस्क बल्ज तो नहीं है, ये सब पता चल जाता है। अगर इसके बाद भी आपको बहुत बड़ा डिस्क है और बहुत सीवियर कैनाल स्टेनोसिस है, कुछ कंडीशन में वी नीड सम ट्रीटमेंट, तो इनिशियली वी गिव पेन किलर्स। पेन किलर्स में नॉर्मली हम स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं, वी गिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उससे बहुत, और मसल रिलैक्सेंट्स उसके साथ। तो उसमें क्या होता है, और गाबापेंटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन, बहुत टाइम्स पेन, लोगों को पेन में बहुत काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर ये फेल होता है, अगर आपने फिजियोथेरेपी ट्राई कर लिया और आपने ड्रग्स वगैरह भी ले लिया बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो गिव इंजेक्शंस, पेन मेडिकेशंस हम देते हैं, इंजेक्शंस इन द डिस्क, इंजेक्शंस नियर द नर्व, तो उसको इंट्राडिस्कल कॉकटेल इंजेक्शंस भी बोलते हैं। तो इंजेक्शन वगैरह ट्राई करके बहुत टाइम में पेशेंट का ये रिलीफ मिल जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ देन हम उनको डिस्कस करके वी गिव देम सम ऑप्शंस फॉर, अगर बहुत टाइम से पेन हो रहा है और फ्रैक्चर है और कुछ कंडीशन में आप बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया नहीं हो पाते, तो कभी 4 to 5% केसेस में दे नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, जो हमेशा चॉइस होता है। वी गिव द पेशेंट चॉइस कि देखो ये दोनों तरह से ठीक हो सकता है, ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, आप कैन ट्राई। अगर आपको लगता है कि आपको, बिकॉज यू नो आजकल बहुत 1 दिन 2 दिन छुट्टी लेना ऑफिस से बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मॉर्बिडिटी को लोग एड्रेस करना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज थोड़ा सा फाइनेंशियल लोगों का स्टेटस और ये बढ़ने के बाद दे वांट टू बी फिट ऑलवेज, तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वी गिव देम ऑप्शंस। अगर आपको बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको सर्जरी चूज करना है, तो यू ऑल्सो शुड नो व्हाट आर द सेफेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्पाइन सर्जरी और बैक सर्जरी। तो द मोस्ट एडवांस थिंग इज बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, लेजर स्पाइन सर्जरी। आजकल ओपन बहुत कम हो गया है सर्जरी, बिकॉज ओपन में आपको मसल काटना पड़ता था, हड्डियों को काटना पड़ता था, स्क्रू भी डालना पड़ता था, बट विद दिस एडवांसमेंट ऑफ लेजर एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी अभी आपको कोई बड़ा चीरा या ऐसा मसल कट करने की जरूरत होता नहीं है। आपको एंडोस्कोप के माध्यम से आप उसको डिस्क को निकाल सकते हैं। हड्डियों में फ्यूजन भी जरूरत पड़ेगा तो उसको भी कर सकते हो आप लोग। तो दीज आर द ऑप्शंस वेयर वी कैन डू। उसका एक ट्रांसफोरामेन, इसमें ये जो सर्जरी होती है इसमें आप अवेक में पेशेंट को ऑपरेट करते हैं और फोरामेन के अंदर जाके आप डिस्क को निकाल देते हो, या इसके लमाइना के अंदर जाके एंडोस्कोपिकली, जिसको हम बाइपोर्टल व एडवांस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, जो जिसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन बोलते हैं, बिकॉज देयर आर अदर जनरेशन ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ऑल्सो, बट थर्ड जनरेशन इज द मोस्ट एडवांस एंडोस्कोपिक स्पाइन, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। लेजर से हम लोग एंडोस्कोपिक करके आपको ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। विद दिस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आपको 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में मैक्सिमम रहना पड़ता है, कभी कभार 3 दिन तक हम रखते हैं, बट मैक्सिमम अगर आपको डिस्क रिमूवल है तो इवनिंग को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। पोस्ट सर्जरी हम लोग 2 मंथ्स तक कोई भी फिजियोथेरेपी मना करते हैं,
2 मंथ्स के बाद आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर आप एंडोस्कोपिकली करा रहे हैं तो आप नीचे या जो सीढ़ियाँ चढ़ना ये सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। आपको अगर बाइक वगैरह चलाना है तो 6-7 डेज के बाद कर सकते हैं। अगर आपको ओपन सर्जरी है तो कुछ दिन के लिए रिस्ट्रिक्शन रहता है, 1-2 महीने के लिए, बट एंडोस्कोपिकली ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एंड जॉइन बैक टू योर वर्क विद इन 7 डेज। बट वही है, आप डाइट का ख्याल रखना है, आपका पोस्चर का ख्याल रखना है, क्योंकि एक बार कहीं पे डिस्क निकला तो दोबारा डिस्क निकलने के भी चांसेस होते हैं। तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन आफ्टर सर्जरी सेम एज बिफोर, बट आपको थोड़ा सा पेन फ्री लाइफ मिलता है, तो यू बिकम एक्टिव, आप अपनी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हो, ऑफिस से छुट्टी नहीं लेना पड़ता है। तो दीज आर एक्टिविटीज़ यू कैन डू, but take precaution, do maintain your healthy diet, maintain good healthy posture and exercise your core muscles.